मम्मी जी, मेरी चीज़ों पर मेरा हक क्यों नहीं? सुबह के 8 बज रहे थे। रेखा जल्दी जल्दी राज के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी और बड़े प्यार से नाश्ता परोसते हुए बोली, सुनो जी, पहले तो हम दूसरे शहर में रहते थे, पर अब बंगाल में आए हैं। यहाँ दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सभी औरतें नई नई साड़ी और जेवर पहनकर पूजा में जाती है। तो मैं सोच रही थी, क्यों ना मैं भी इनके रंग में रंग जाऊं। आखिर मुझे कौन सी कमी है? राज निवाला मुंह में रखते हुए बोला, जब तुम जेवर की बात करती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। क्या तुम्हें नए जेवर चाहिए? तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा ना हो कि बंगाल में आकर हमारा खर्चा बढ़ जाए। वैसे तो ये शहर बड़ा ही अच्छा है, कम पैसे में भी गुजारा हो जाता है, पर दुर्गा पूजा और खरीदारी के नाम से ही मेरा बजट बिगड़ जाता है। साफ साफ बताओ, मुझे से क्या चाहती हो? रेखा मुस्कुराते हुए राज के कंधे पर हाथ रखकर बोली, पतिदेव, मैं आपसे नए जेवर की मांग नहीं करूंगी, बस इतना कह रही हूँ, अगले हफ्ते हम छुट्टी जा रहे हैं, तो क्या मैं वहाँ से अपने कुछ जेवर यहाँ ला सकती हूँ? राज राहत की सांस भरते हुए बोले, तुम्हारे जेवर है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? रेखा हंसकर बोली, हाँ, जेवर तो मेरे ही है, क्योंकि शादी में मेरे मायके से मुझे दिए गए थे, पर आपकी माँ की अलमारी में बंद है। अब उस अलमारी से निकलवाने में थोड़ी सी मेरी मदद तो आपको भी करनी होगी। राज बोला, जब छुट्टी चलेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे, अभी से क्यों परेशान होती हो? मुझे जल्दी से पानी पिला दो, वरना मैं दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगा। रेखा ने बड़े प्यार से पति को खिलाया पिलाया कर दफ्तर भेज दिया। धीरे धीरे समय बीता। छुट्टी जाने में 2 दिन बच गए थे। रेखा जाने की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा वीर बोला, मम्मा, इस बार मैं नानी के घर नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ मज़ा नहीं आता। दादी के घर चाचू और दादू मुझे मोटरसाइकिल पर घुमाते हैं, पर नानू कहते हैं गर्मियों में बच्चों को यूं धूप में ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए, तो मैं दादी के पास ही रहूँगा। रेखा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बेटा, बोलोगे ही। जब कोई तुम्हारे लिए दिल से सोचे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्या किया जाए, जमाना ही दिखावे का है। रेखा धीरे से बोली, अब इसे क्या मालूम, जिस मोटरसाइकिल पर ये घूमता है वो भी इसके नानू ने इसके पापा को दहेज में दी थी, जिसे पर बैठने का नसीब मुझे भी नहीं हुआ, क्योंकि गांव में वह घूंघट ओढ़कर मोटरसाइकिल पर बैठकर भी क्या करेगी। नाना नानी कितना भी कर ले, आखिर रहेगा ये अपने दादा दादी का ही। छोड़ो, अब इससे क्या ही शिकायत करूं। इतना कहकर रेखा पैकिंग कर रही थी। 2 दिन बाद रेखा परिवार के साथ अपने ससुराल पहुंची। सबका आशीर्वाद लेकर हाथ पैर धोकर भगवान को प्रणाम करके बैठी। कुछ देर बाद ही उसकी सास लाली जी बोली, बहू, कड़ी रोटी बना कर रखी है, बस तुम लस्सी और सलाद बना लो, तो सब मिलकर बैठ कर खाएंगे। रेखा बोली, हाँ अम्मा जी, आप आराम करो, आपके तो आराम करने के दिन हैं, बाकी चीज़ों मैं देख लूँगी। रेखा सोची, घर में पाँव रखी नहीं कि सास शुरू होगी, क्योंकि देवरानी को फुर्सत कहाँ है। छुट्टी का क्या मतलब होता है, ये तो बच्चे और पतियों को एहसास होता होगा। पत्नी और बहू ससुराल आकर क्या ही आराम मिलता है। उस पर से कोई ये पूछे कि छुट्टी कैसी बीती तो लगता है जैसे जली पर नमक छिड़क दिया हो। देवर देवरानी आराम से जगते हैं, नाश्ता करते हैं और नौकरी पर निकल जाते हैं। फिर भी रेखा हर किसी पर अपने हाथ के जादू चला रही थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। एक रोज रेखा लाली जी से बोली, अम्मा जी, सोच रही हूँ 2 दिन के लिए मायके हो आती हूँ, फिर समय नहीं मिलेगा। लाली जी बोली, हाँ, जाना ही चाहती हो तो चली जाओ, पर वीर को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कूलर है, एसी नहीं, कहीं मेरे पोते को गर्मी ना लग जाए। रेखा को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो बोली, अम्मा जी, आप भूल रही हैं, आपके घर में जिन 2 कमरों में एसी लगा है वो मेरे दहेज में ही आया था। अब या तो बेटी को ठंडी हवा का सुख माँ बाप दे दे या खुद ले ले, पर चिंता मत कीजिए, कूलर की हवा भी ठंडी आती है। शाम में रेखा मायके जाने की तैयारी करने लगी तो वो लाली जी को जाकर बोली, अम्मा जी, मुझे मेरी पाजेब और मोटी वाली चेन के साथ मांग टीका दे दीजिए। अब खाली गला और पैर
मायके तो जा नहीं सकती, मेरे सारे जेवर तो यही हैं, मैं कुछ पहन कर नहीं आई हूँ। लाली जी बोली, बहू मोटी वाली चेन तो तुम्हारी देवरानी पहनकर अपने मायके गई है, और मायके जा रही हो तो पायल का क्या काम। और बहू ससुराल में पायल पहन कर रहती है तो अच्छी भी लगती है। हाँ, मैं मांग टिक्का और पतली वाली चेन निकाल कर दे देती हूँ। रेखा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, सरिता मेरे गहनों को हर बार पहन कर क्यों आती जाती है। लाली जी बोली, बहू घर का जेवर किसी एक का नहीं होता, सबका होता है, ये बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी। रेखा हंस कर बोली, नहीं, मैं वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार मेरा मांग टिक्का टूटा गया था, वो वैसा ही पड़ा रहा जब तक मैं उसे बनवाई नहीं। अब अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम ठीक भी करवा दे। बेचारी रेखा को पतली वाली चेन और पायल लेकर ही संतोष करना पड़ा। राज रेखा को मायके छोड़ने गया और बोला, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। रेखा बोली, बेहतर होगा, अब जेवर की बात अपनी माँ से खुद कर ले, ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद मैं आऊँ और मुझे कुछ ना मिले, फिर सोच लीजिए दुर्गा पूजा में आपको खरीद कर देना होगा। राज बोला, औरतों की बातों में मुझे मत घसीटो, मैंने तुमसे कहा था माँ को जेवर रखने के लिए दो, जब तुमने अच्छी बहू बनकर जेवर दिया तो तुम ही संभालो। इतना कहकर वो चला गया। 2 दिन सुख के बीते, फिर वापस रेखा ससुराल आई। अगले दिन सरिता बोली, दीदी आपका कुंदन वाला जो हार था मैं अपने चचेरे भाई की शादी में पहनने के लिए ली हूँ। रेखा सोच ही रही, सही मौका है, सभी बातों को साफ साफ कर ले। रेखा मुस्कुराकर बोली, सरिता तुम पूछ नहीं मुझे बता रही हो, और मैं अपने कुंदन वाले हार को इस बार अपने साथ ले जा रही हूँ। अब जहाँ रहती हूँ वहाँ 30 त्योहार आते हैं तो मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं दिया, तुम कुछ अपना ही पहन लो या मम्मी जी का ले लेना। इतना कहकर रेखा ने बात को टाल दिया। सरिता समझ गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। न जाने सरिता ने लाली जी को क्या कहा। लाली जी शाम में रेखा से बोली, बहू मैंने सुना है तुम अपने जेवर अपने साथ ले जाना चाहती हो, ये फैसला एकाएक तुमने खुद से कैसे ले लिया, या किसी ने तुम्हें सिखाया है। रेखा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, फिर जब वहाँ 30 त्योहार आता है तो खाली गला अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी वो गहने मेरे हैं। लाली जी बोली, फिर छोटी बहू यहाँ क्या पहनेगी। रेखा बोली, मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर अगर देवरानी के मायके से या आप लोगों ने उसे जेवर नहीं दिया तो क्या इसकी दोषी मैं हूँ। लाली जी बोली, अरे उसके माँ बाप ने पैसे दिए थे, पर जेवर हमने उसे नहीं बनवा कर दिया, इसमें उसका क्या दोष है। अब घर में जेवर रखा ही है तो वो इस्तेमाल कर लेती है। रेखा बोली, मम्मी जी वो जेवर घर में रखा हुआ नहीं है, मैंने आपको संभालने के लिए दिया था, वो इस्तेमाल तो कर लेती है, पर कभी टूटता है तो बनवाती नहीं, और मेरी चीज़ों पर देवरानी का हक है और मेरा ही नहीं। ऐसा क्यों, मैंने भरोसा करके अपनी चीज़ें आपको रखने के लिए दी थी ना कि दूसरों में बांटने के लिए। रेखा का इतना कहना और घर में बवाल मच गया। लाली जी अपने पति कामेश्वर जी को सारी बात बताई। वो बोले, औरतों के मामले में मैं नहीं पड़ता। फिर वो बेटे से बहू की शिकायत की तो राज बोला, माँ अगर आप उसे जेवर नहीं दोगी तो मुझे नए जेवर खरीद कर उसे देने पड़ेंगे, और जब उसके बाप ने उसे जेवर दिया है तो क्यों मेरा खर्चा करवाना चाहती हो, दे दीजिए उसके जेवर। अगले दिन जब रेखा ने नाश्ता बनाया तो लाली जी गुस्से में नाश्ता नहीं की। रेखा उनसे बोली, अम्मा जी मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग कर रही, बस अपनी चीज़ों को लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ। मेरी चीज़ें दूसरों का हक है और मेरा नहीं। आज तक मैं रिश्ते बचाती रही और आप मेरी चीज़ों को लुटाती रही। आपका बेटा इतना बड़ा भी धना सेठ नहीं है कि मुझे करोड़ों के जेवर देता रहे। अब माँ बाप ने जो दिया है उसे पहन कर ही अपना शौक़ पूरा करना चाहती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ। सोचिए, बंगाल में पूजा में लोग साड़ी जेवर पहनते हैं और मैं ऐसे रहूँगी तो लोग आपके ही बेटे पर उंगली उठाएंगे।
आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर रेखा चुपचाप चली गई। कामेश्वर जी लाली जी से बोले, भाग्यवान बहू सही तो कह रही है, और अगर सरिता बहू को जेवर पहनना है तो कमाए और अपने पति से कहेगी, वो कमा कर उसे जेवर देगा। इंसान की जितनी बड़ी चादर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए, और बड़ी बहू हमसे मांग नहीं कर रही है। अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ों पर लड़के का तो हक होता ही है। उसने बहू का फर्ज निभाया और तुम्हें जेवर संभालने के लिए दिए, और तुम उस पर कुंडली मार कर बैठ गई हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ उसकी सास ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगले दिन रेखा सामान रख रही थी। लाली जी आई और बोली, बहू ये लो तुम्हारा कुंदन हार, और संभाल कर रखना। कहो तो सभी जेवर दे देती हूँ। तुम्हारे जितने भी जेवर है उसकी एक लिस्ट बना लो। कल को तुम मुझ पर कोई दोष नहीं आना चाहिए। रेखा लाली जी का हाथ पकड़कर बोली, अम्मा जी आप मुझे से बेहतरीन चीज़ों को संभाल कर रख सकती हैं, फिर मैं दूसरे शहर में सारे जेवर कैसे संभाल कर रखूँगी। कुंदन का हार ले जा रही हूँ, अगली बार कुछ और ले जाऊँगी और इसे रख दूँगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बेहतर चीज़ों को संभाल सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि मेरी चीज़ों को कोई अगर इस्तेमाल करे तो उसका ख्याल भी रखे। वही सरिता आई और बोली, भाभी आगे से ध्यान रखूंगी, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। रेखा बोली, इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर अपना समझकर इस्तेमाल करती हो तो टूटने पर बनवा भी देना चाहिए। तुम और देवर जी दोनों कमाते हो। मैं तो कहती हूँ कि कुछ जेवर बनवा ही लो, क्योंकि यही तो औरत की अपनी संपत्ति होती है। फिर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे माँ बाप ने एक एक पैसे जोड़कर मुझे ये सब चीज़ें दी है, और फिर तुम्हारे जेठ भी अकेले कमाने वाले हैं। मैं तो एक पैसा नहीं कमाती। सरिता को एहसास हुआ कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब रेखा अपना हक किसी को नहीं देगी। कमाने वाली बहू का साथ कोई सास कैसे छोड़ दे, वो तो हमेशा उसके पक्ष में खड़ी रहती। तो लाली जी बोली, बस बस बहू, अब इतना सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझ गई। रेखा हंसकर बोली, मम्मी जी अगर आप मेरी सास है तो मैं भी सरिता की जेठानी हूँ। मैं अपनी चीज़ें इसके साथ बांट सकती हूँ, तो क्या मैं इसे कुछ कह नहीं सकती? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता है? सरिता आगे बढ़कर बोली, हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप जो मुझे समझाना चाहती थी मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली गई। बाद में कामेश्वर जी लाली जी से बोले, छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर भाग्यवान तुम कब समझोगी। सालों तक बड़ी बहू ने हमारी खूब सेवा की। अभी 3-4 साल से बेचारी अपने पति के साथ रह रही है, और जब भी यहाँ आती है तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है, और तुम हो कि कभी छोटी बहू को कुछ नहीं कहती। आज भी बड़ी बहू पर ही चलाती हो, ये सही नहीं है। लाली जी को एहसास हुआ कि सच में जब भी रेखा ससुराल आती है सारी जिम्मेदारियों को ले लेती है, पर वहीं सरिता वहाँ रहकर भी अपने फर्ज कभी नहीं निभाती। घर के किसी काम में सास का आज तक हाथ नहीं बटाती है, बस अपनी नौकरी करती है। देखते ही देखते इतने दिन बीत गए। सब जाने की तैयारी कर रहे थे तो लाली जी रेखा के कमरे में आई और एक लाल रंग की पोटली देते हुए बोली, बहू आज तक अगर मेरे कठोर वचन से तुम्हें दुख हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर देना। ये मांग टीका मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं चाहती हूँ कि इसे तू पहना। तुम्हारा पुराना टीका टूट गया, फिर उससे में जोर लग गया है, तो मेरी तरफ से ये दुर्गा पूजा का उपहार समझकर पहन लेना। रेखा की आंखें भर आई। वो लाली जी के पैर छूकर बोली, अम्मा जी मेरी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। आप समझ सकती हैं हर लड़की को अपने मायके की चीज़ों से कितना लगाव होता है, और आपने अपने मायके का टीका मुझे दिया, इससे बड़ा प्यार और सम्मान मुझे और क्या मिल सकता है। तभी सरिता आई और इतने
बड़े मांग टीके को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाली जी बोली, बहू, अब जो करेगा उसे ही तो फल मिलेगा। हमारे मायके से कुछ नहीं मिला है, इसकी दोषी तुम नहीं हो। हाँ, अपने पति से कहो तुम्हारे लिए बनवाए। अब जिसका जो है उस पर उसी का अधिकार होगा। मैं जेवरों के चक्कर में अब रिश्तों को खराब नहीं होने दूंगी। रेखा को संतोष हुआ कि आखिरकार उसने अपना अधिकार आगे बढ़कर ले लिया। रास्ते में राज बोला, तुमने तो इस बार घर से पत्ता ही कट जाएगा। अब ये पहनकर दुर्गा पूजा में घूमते रहना, पर ध्यान रखना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अम्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चाहे अपने जेवर हो या बहू के जेवर, सास को सब याद रहता है। राज के इतना कहते ही रेखा हंसने लगी और आगे सब कुछ अच्छा होगा यही कामना करने लगी। आपको क्या लगता है, रेखा ने कुछ गलत किया? कई बार हम रिश्तों को बचाने के लिए अपना हक तक छोड़ देते हैं, फिर भी अंत तक कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास नहीं होता। ना चाहते हुए भी हमें मुंह खोलना ही पड़ता है। अपने हक की चीज़ों को मांगने में कोई खराबी नहीं है, बस शब्दों से उस रिश्ते के मान को ठेस ना पहुँचे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।